Hello students, welcome to our YouTube channel Examosphere. So I hope everyone is ready to take off for CUET. तो बैठ जाओ भाई सारे के सारे फ्लाइट में, भरते हैं उड़ान CUET की तरफ, है ना। टारगेट अपन वही 200 आउट ऑफ 200 लेके चल रहे हैं। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि 200 में से 200 कैसे पॉसिबल है, बट लुक यहाँ एक स्क्रीनशॉट है प्रूफ के लिए, सो दैट आप भी मोटिवेशन लो इससे। मेरी एक स्टूडेंट का है ये, उसने लास्ट ईयर अचीव किए ये मार्क्स, तो आई होप आप सब भी कर सकते हो, राइट। बस तैयारी में जुड़े रहो साथ में और करते रहो अपनी प्रैक्टिस। बाकी जो आपको बेसिक बात बताई है मैंने, रीड करो चैप्टर, MCQ मारो आराम से, आपका स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर अच्छा नहीं होगा, सो शायद वो कमेंट्स में नहीं बता रहे इसीलिए, बट शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मस्त बताओ और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए लिखो, राइट। तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक दो बेसिक बातें, CUET ये जो हम पॉलिटिकल साइंस का कर रहे हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कर रहे हैं। सो ये सीरीज चल रही है हमारी, अभी हम इंडिया वाली बुक कवर कर रहे हैं, देन हम वर्ल्ड वाली करेंगे। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे स्टूडेंट से ये एक बहुत रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। न्यू है ये टेलीग्राम चैनल, बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, इसीलिए आपको थोड़े से कम सब्सक्राइबर्स दिखेंगे, बट हमें उससे कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, धीरे धीरे इससे जुड़ते जाना है, क्योंकि सारी अपडेट आपको यहीं मिलेगी। आपकी कोई वीडियो, PDF, इवन ये वाली जो PDF हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मैं मार्क करके वहीं भेज देती हूँ, ठीक है। तो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने की जरूरत कुछ हो, या फिर जो भी मैं लिखती हूँ उसमें मैं उसको एज इट इज सेव करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। लाइक कर दिया करो जब भी वीडियो देखते हो, 1 सेकेंड भी नहीं लगता यार, तो प्लीज लाइक कर दिया करो सो दैट मेरा मोटिवेशन बना रहे। शेयर कर दिया करो अपने सारे फ्रेंड्स को, बहुत दूसरे दूसरे स्कूल के भी आपके फ्रेंड है तो सबको शेयर करो ताकि सबकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का मेरा टारगेट है 5000 का, तो आई होप आप सब्सक्राइब करा देंगे। शेयर कर दो इसको, ठीक है। बाकी मेरे ग्रेजुएशन के कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, एक बार आप इन हो जाओ बस, उसके बाद इन कोर्स को भी फॉलो कर लेना आराम से, ठीक है। सो शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर 4 है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। इसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके MCQ बन सकते थे वो कवर करने की कोशिश की है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। देखो आपको ये ध्यान रखना है, लिबरेशन मूवमेंट भी है और एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में चलाया, ठीक है। सो अब इसको रीड करो फटाफट से। द ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप, पहले यूरोप की बात हो गई, एलिमिनेट हो गया, हटा दो। फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं, क्योंकि आप एशिया और अफ्रीकन की बात कर रहे हो। इंडियन नेशनल मूवमेंट, सो डेफिनेटली ये आपका मेन क्या रहेगा, आंसर रहेगा, क्योंकि लिबरेशन मूवमेंट भी है और एशिया और अफ्रीका कंट्री में चले भी हैं, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा इंस्पायर्ड हुई जो अफ्रीका की कंट्री है, तो ऐसे उसको ध्यान रखना, ठीक है। बांग्लादेश इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन, अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश कौन सी वाली साइड से इमर्ज हुआ, हमें पता होना चाहिए। जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, जब पाकिस्तान बना तो 1947 में बना, राइट। सो एक आपका था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, और एक आपका था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए कि बांग्लादेश कहाँ से बना, तो बांग्लादेश बना ईस्ट साइड से, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। इसके अलावा कब बना, अब देखो एक काम की बात, बहुत सारे लोगों को ना ईयर याद है, 71 में बना। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि 71 कॉमन आ गया, ये वाला तो कट गया, पर 3 क्वेश्चन अब 3 ऑप्शन में अभी भी हैं तो मारे गए। सो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको मंथ भी पता हो, राइट। सो मार्च 1971, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक ये ईस्ट पाकिस्तान वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी व्हाट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरूज फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारे जो फर्स्ट PM थे उनकी क्या प्रायोरिटी थी जिस टाइम पर हम फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रहे थे। नेशनल इंटरेस्ट, मनी इंटरेस्ट, इंटरनेशनल इंटरेस्ट, नन ऑफ दिस। देखो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, कोई ना कोई इंटरेस्ट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले उन्होंने किस चीज को रखा था, नेशनल इंटरेस्ट को, कि सबसे पहले हम अपने राष्ट्र हित रखते हैं, उसके बाद हम कोई और चीज देखेंगे, ठीक है। सो इसका आंसर ए है। व्हाट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स कोइंसाइड विद द कोल्ड वॉर एरा। अब देखो एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि उसके साथ साथ, है ना, आप देखोगे कि और क्या क्या चीजें आपकी चल रही थी। तो डबल ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो ध्यान से करना। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब कोल्ड वॉर का अगर आपको टाइम पीरियड याद है तो कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगी जरूर से। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना। तो आपको अब ये चीजें पता होनी चाहिए। तो फोर्थ का, अब आप एक चीज देखो, इसका जो बेस्ट मतलब जो अप्रोच होगी वो क्या होगी। देखो कोल्ड वॉर से आप इस चीज को याद रख सकते हो,
जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, सो ये कौन से वाले टाइम की बात है, 1991 की। क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन की अगर आप बात करोगे तो 1974, 1998, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का क्या है ईयर, 1945, ठीक है। अब आपको ये बताना चाहिए कोल्ड वॉर एंड कब हुआ आपका, चलो एंड मैं बता देती हूँ, स्टार्टिंग आप बता देना, ओके। 1991, क्योंकि ऑप्शन बताने के लिए जरूरी है ना, सो 1991, ठीक है। जबकि इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना की अपन को जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है ना ये तो। सो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो सब में ऑल ऑफ दीज दिया भी नहीं होगा, सो बेस्ट जो आप अप्रोच करोगे वो कौन सा करोगे, सी, 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दीज डज नॉट इंक्लूड द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, डज नॉट इंक्लूड है, ये ध्यान रखना कि कौन सा शामिल नहीं था, ठीक है। सो देखो, टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवेनिटी, ये पता है हमें इतनी मुश्किल से मिली है तो हमें इसको प्रिजर्व करके रखना है, तभी तो इसी को प्रिजर्व करने के लिए तो नाम को अपनाया हमने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो इसको तो आप बिल्कुल रखोगे ही। सो डज नॉट बोला है तो ये तो थी, तो उसका मतलब ये आंसर नहीं है। टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, अपन उसको नहीं छोड़ सकते थे, राइट। टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने प्रमोट किया था पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं किया था, ठीक है। सो क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है, व्हाई डिड इंडिया नॉट ज्वाइन ईदर ऑफ 2 ब्लॉक्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, क्यों इंडिया ने कोई 2 ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं किया। अब देखो ज्वाइन नहीं किया तो इंडिया ने क्या ज्वाइन किया या क्या क्रिएट किया, नाम किया, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप साथ साथ देखो, इंडिया डिड नॉट लाइक द आइडियोलॉजीज ऑफ द बोथ ब्लॉक्स, मतलब क्या रीजन थे, तो देखो हमें आइडियोलॉजी वाली चीज से बहुत फर्क पड़ता नहीं था। इंडिया वॉज कंफ्यूज विद ऑप्टिंग विच ऑफ द 2 ब्लॉक्स, मतलब हमने क्या कभी ऐसा पढ़ा है कि इंडिया कंफ्यूज हो गया था कि मैं यूएसए की तरफ जाऊंगी या यूएसएसआर की तरफ, ना, ऐसा कभी नहीं पढ़ा। इंडिया वॉन्ट टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस लेड बाय द ब्लॉक्स, इंडिया क्या चाहता था कि वो खुद को, वो जो मिलिट्री अलायंस थे उनके, है ना, वॉर्सो और नेटो, सो उससे वो दूरी बना के रखना चाहता था। इसके अलावा इंडिया वांट टू रिमेन इन इट्स ओन बाउंड्री ओनली, और एक ये कि इंडिया अपनी ही सीमा में रहना चाहता था। तो अल्टीमेटली बात क्या थी कि इंडिया मिलिट्री अलायंस से दूरी बना के रखना चाहता था, ठीक है। सो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट आपका, इंडिया अडॉप्टेड आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, इंडिया ने अडॉप्ट की आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, ठीक है, जिसमें आप देखोगे नेटो, नॉन अलाइनमेंट, वॉर्सो पैक्ट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। भाई ये बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि इंडिया की जो आइडियल फॉरेन पॉलिसी वाली अप्रोच थी, डेफिनेटली ये तो मिलिट्री ब्लॉक हो गए, मिलिट्री अलायंस हो गए, अभी हमने देखे, ठीक है। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आपके प्रिंसली स्टेट्स के साथ हुए थे, तो बचा क्या, नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, विच एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972, सो ये हमें पता होना चाहिए कि किसके बीच हुआ, तो बेसिकली किसके, मतलब क्या बोला जाता है इसको, कौन सा एग्रीमेंट हुआ, सो हुआ है शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। सो शिमला एग्रीमेंट है जो आपका इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ। देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है कि क्वेश्चन में लिखा आ जाए शिमला एग्रीमेंट के बारे में कि शिमला एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ, सो हमें ये राइटर कह रही हूँ, ये जो हमारे लीडर्स हैं इनके नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है किस तारीख को हुआ, तो ऑन 3 जुलाई 1972, तो 3 क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं आपके इसी क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। सो वन लाइनर जब बना रहे होंगे ना आप लोग, तो प्लीज इसको लिख लेना अलग से कि शिमला एग्रीमेंट करके एक एरो बनाकर ये लिख देना किसके बीच में हुआ, इन बिटवीन करके, फिर डेट लिख देना, ठीक है, सो ध्यान रह जाए आपको। नेक्स्ट, द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कन्वेंट बाय इंडिया इन, कब हुआ ऐसा, है ना, मतलब आप देखोगे कि जो सम्मेलन था इसकी बात जो हो रही है कौन सी वाली डेट को हुई, तो मार्च 1947 को हुई, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। फ्री इंडिया एंड चाइना बिगिन इट्स रिलेशंस विद, इंडिया और चाइना ने अपने जो रिलेशंस बिगिन किए वो किससे किए, एक फ्रेंडली नोट से, क्योंकि कोई एग्रेशन नहीं था, कोई ट्रीटी नहीं थी, कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं था, हमने बहुत दोस्ती वाले नेचर से शुरू किया था, ठीक है। द सिक्योरिटी फोर्स गार्डेड द चाइनीज बॉर्डर वॉज, तो आप ये देखोगे कि बेसिकली मतलब इसमें कौन से बेस्ट सुटेबल आंसर होंगे, ठीक है। सो पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, नेवी, पुलिस। अब यार कॉमन सी बात है कि हमारे जो बॉर्डर पे आपका क्या रहता है, आपकी पैरामिलिट्री फोर्स बहुत ज्यादा उस टाइम पर उन लोगों ने क्या की हुई थी, मतलब उन लोगों ने क्या, जो सिक्योरिटी फोर्स है वो चाइनीज बॉर्डर पर जो हमने यूज की थी वो पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है, रक्षा करने के लिए। विच पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल लीडर एक्सेप्टेड पंडित नेहरू फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। सो किसने, मतलब कौन सी पार्टी, कौन से पॉलिटिकल लीडर है जिन्होंने एक्सेप्ट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को। सो आप देखोगे स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, या डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर कांग्रेस पार्टी, ठीक है। सो इसका क्या आंसर है, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो खुद कांग्रेस पार्टी से थे, तो डेफिनेटली, है ना।
हु वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बत, आध्यात्मिक नेता कौन है वहां के? सो ये आपको पता है, तिब्बत है तो सीधी सी बात दलाई लामा, ठीक है। सो दलाई लामा अभी कहाँ ठहरे हुए हैं और कौन से स्टेट में ठहरे हुए हैं? बस एग्जाम मतलब एक हिंट दे सकती हूँ, नॉर्थ में है, ठंडी जगह पर है, ठीक है। सो अब आप वो स्टेट का नाम और स्टेट के अंदर वो कौन सी जगह है वो आप कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर इट, क्योंकि बहुत ईजी और आई थिंक हम सबको पता होना चाहिए भाई, तो बताना, ठीक है। इसके अलावा द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस रेफर टू। अब एक बात बताओ, ये 5 प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, पंचायत कोई मतलब नहीं, 5 वर्ड 5 एग्रीमेंट नो, पंचशील, पंचशील एग्रीमेंट हुआ था ना, किसके बीच में हुआ था? इंडिया एंड चाइना के बीच में हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है कि किसके बीच में हुआ था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें बेसिक्स क्लियर है तो अपन को पता होगा, पर कुछ ऐसे भी होंगे रियली जिन्होंने बोर्ड में बस ऐसे रोट लर्निंग के थ्रू या फिर बस चले गए प्रिपरेशन में, बट अब वो ड्यू के टाइम पे सीरियस हैं, DU JNU BHU जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, सो उनको ध्यान रखने की जरूरत है। इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है। और आप इसकी डेट भी इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि पंचशील एग्रीमेंट की डेट क्या है, तो 29 अप्रैल 1949, ठीक है। सो आप प्लीज इसकी डेट को ध्यान रखें जरूर से, डेट भी पूछी जा सकती है। पंचशील वॉज साइन टू स्ट्रॉन्गर द रिलेशन बिटवीन, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, किसके बीच में? इंडिया और चाइना, अभी जस्ट किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, हु साइन द पंचशील फ्रॉम चाइनीज साइड, देखो ये क्वेश्चन भी बनता है कि पंचशील किस किस लीडर ने साइन किया, जैसे हमने शिमला एग्रीमेंट पढ़ा तो पंचशील में इंडिया की साइड से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पर वहां से कौन थे, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहां से कौन से लीडर थे आपके, सो बेसिकली जाओ एन लाई थे, ठीक है। सो ये आपको एक बार नाम पता हो। विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना, चाइना के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा इंडिया का स्टेट है जो शेयर करता है? सिक्किम तो खुद ही सबसे छोटा सा है, ठीक है। उत्तराखंड नो, जम्मू कश्मीर नो, अरुणाचल प्रदेश इज यस, ठीक है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, इंडो चाइना वॉर अकर्ड इन, आई नो बहुत इजी लग रहा होगा, बट सम टाइम ना हम ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, सो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन एज वेल, राइट। सो इसको भी साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें। इंडिया और चाइना वॉर कब हुई थी? 1962 में, ठीक है। अब अगर इसके साथ साथ इंडिया और पाक की वॉर का अगर अपन ध्यान रखें, सो आपको पता है 1965 में हुई, 1971 में हुई, ठीक है। 71 में क्या हुआ आपका? बांग्लादेश लिबरेट हुआ, सो ये हमें पता होना चाहिए। 99 में क्या हुई? 1999 में कारगिल वॉर हुई, ठीक है। सो ये ऐसी चीजें जो हम सबको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो इनको साथ साथ लिखते चलें। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, किसने डिक्लेयर किए ये जो 5 प्रिंसिपल्स थे पंचशील के? तो सीधी सी बात है, कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, वेयर डज द लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट ऑफ तिब्बतियंस इन इंडिया, अब देखो ये क्वेश्चन वो ये मैंने तुमसे पूछा था, बट अगर जवाब जिसको आता होगा वो पहले ही दे चुका होगा, ठीक है। सो धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, लद्दाख, ठीक है, और ये क्या है? सांची इन मध्य प्रदेश, सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। देखो तुम्हें इससे तो पता लग ही गया होगा कि मैंने ठंडे बोले थे, ठीक है। सो ये वाली जगह तो है नहीं मेरी हिंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये दोनों ठंडी जगह है। सो वो कहाँ ठहरे हुए हैं? जो आपके दलाई लामा है वो धर्मशाला में ठहरे हुए हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, हु अकम्पेन्ड द चाइनीज प्रीमियर जाओ एन लाई ड्यूरिंग द ऑफिशियल चाइनीज विजिट टू इंडिया इन 1956, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं कि कौन था जाओ एन लाई के साथ उस टाइम पर, ठीक है, जब वो आए थे विजिट पे इंडिया। सो उस टाइम पर कौन से लीडर थे आपके? दलाई लामा थे, या फिर आपके मू जिनटाओ, माओ जेडोंग, ठीक है, ली पेंग, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? दलाई लामा। हालांकि हमने बस यही नाम सुना है तो डेफिनेटली आप यही लगाओगे, माओ आपके काम के नहीं है उस तरीके से, मतलब विजिट के हिसाब से तो दलाई लामा इज बेस्ट। द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन, अपार्थाइड आप समझते हो, रंग भेद की नीति जो अफ्रीका में चली, ठीक है, गोरे और काले रंग का भेद बेसिकली, ठीक है। सो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, ह्यूमन बिहेवियर, रिलीजियस डिफरेंसेस या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो क्या बोलते हैं इसको? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, नस्लीय भेदभाव, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन चाइना एनेक्स तिब्बत इन, कब कब्जा किया चीन ने? अगर आप देखोगे तिब्बत के ऊपर तो, ठीक है। सो आपका 40, 60, 1930, 1950, सो क्या है इसका आंसर? 1950, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFA? आई गेस ये आप सबको याद होगी डेफिनेटली, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्टर्न फास्टेस्ट एजेंसी नो, नॉन ईस्टर्न फुलेस्ट एजेंसी ना, नॉन एंडिंग फार एजेंसी भाई नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी डेफिनेटली है ना, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। सो ये हमें पता होना चाहिए था। 25th, हु अमंग द फॉलोइंग नेहरूज colleagues was worried of the future attack from China? देखो ये बात सही है
कि जिस टाइम पे इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन शुरू ही हो रहे थे, उस टाइम पे हमारे कुछ नेता, कुछ सहयोगी ऐसे थे जो इस बात से डर रहे थे कि यार मतलब चाइना को थोड़ा सा फेथ नहीं कर रहे थे, है ना। सो कौन से लीडर थे जिन्होंने, क्या नाम है आपके, नेहरू जी को अल्टीमेटम भी दिया था, मतलब थोड़ा सा वार्न किया था कि मतलब गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि ट्रस्टेबल लग नहीं रहे हमें, है ना। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। सो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, इन विच कॉन्टेक्स्ट डिड इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट? ठीक है, सो अब आप देखोगे कि किस में मतलब इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सो इंडिया आर्ग्यूड दैट एनपीटी टू बी यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। इंडिया ने क्या ऐसा कहा है? नहीं, इंडिया तो कहता है एनपीटी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। ठीक है, सो ये बात तो सही नहीं है। नेक्स्ट, चाइनीज एफर्ट टू एनेक्स तिब्बत इन 1950। भाई मतलब इंडिया ने उल्टा, मतलब इंडिया ने तो यही चाहता था ना करे वो, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट द लेगेसी ऑफ मैन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट, इंडिया वॉज कंसर्न टू मेंटेन इट्स डिग्निटी। देखो आप यहाँ देखोगे वर्ल्ड अफेयर में पार्टिसिपेटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ क्या होगा आपका आंसर? सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट द लेगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जिस टाइम पर वो कहते हैं ना ब्रिटिश सरकार जब गई तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स छोड़ दिए थे जिसको इंडिया ने फिर सॉल्व आउट किया। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में आप देखोगे द लीडर एंड द कंट्री दैट हेल्प टू रीच द ताशकंद एग्रीमेंट, इंडियन पाकिस्तान। एक क्वेश्चन तो यही बन गया, ताशकंद एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। ठीक है, ईयर तुम बताओगे मुझे कमेंट्स में, ठीक है, कि किस साल हुआ, मतलब डेट के साथ ईयर बताओगे आप मुझे। ठीक है, आई वॉन्ट दिस। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो किसने हेल्प की इस चीज के लिए, है ना। सो ये हमें पता होना चाहिए किसने किया, यूएसएसआर ने हेल्प की। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन तो खुद ही कट जाना चाहिए, है ना, नेहरू वाला तो। लास्ट बचा आपका इजिप्ट, यूएसएसआर, इंडोनेशिया, तो यूएसएसआर के कोसिजिन ने। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हु क्रॉस्ड ओवर टू इंडिया। अब ये हम सबको पता होना चाहिए कि जो तिब्बत के थे वो तो दलाई लामा थे जो इंडिया में आके रह रहे हैं और जो सीमा पार आए। आर्टिकल ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए किस कैटेगरी में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, या डीपीएसबी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, किस में आता है पता होना चाहिए। सो एक आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो क्या है, प्रमोशन करना है इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी का, तो वो आर्टिकल 51 में दे रखा है। ये आपके एनसीईआरटी के बॉक्स में दे रखा है। तभी मैंने कहा कि जब तुम चैप्टर रीड करोगे ना तो बॉक्स को, जितने भी बॉक्स दे रखे होंगे सबको रीड करना है हमने। ठीक है, जो भी फैक्चुअल पार्ट है, जो भी ग्राफ है, मतलब जो ऐसी चीजें हैं ना भाई, एक बार नॉर्मल हमें रीड करनी है। कोई भी पिक्चर लगा रखी है, सो पिक्चर के जो नीचे डेटा दे रखा है ना, या फिर जो भी बात लिखी है उसको एटलीस्ट एक बार अपन रीड करेंगे, राइट। सो ये डीपीएसपी में आता है, आपको यहाँ से पता चल ही गया। नेक्स्ट, द वॉर ऑफ 1999 फॉर्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, क्या बोलते हैं उस वॉर को? कारगिल वॉर बोलते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, सो ये आपका हुआ 30 क्वेश्चन कंप्लीट। बेसिकली ये यूनिट किसके थे? 4 के थे। मैं बहुत रैपिडली कवर कराने की कोशिश करूंगी, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस वही कि इसको शेयर करो मैक्सिमम, ताकि मेरा भी सच में मोटिवेशन बूस्ट हो, तभी तो मैं इतने सारे चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट करा पाऊंगी। अगर मुझे लगेगा कि भाई तुम्हें सच में नीड है, तुम्हें सच में इससे हेल्प हो रही है। ठीक है, सो लाइक कर दिया करो वीडियोस को, शेयर कर देना जरूर से। ठीक है, सब्सक्राइब का टारगेट है 5000 का, तो इसको दबा के शेयर करो स्पीड के साथ, है ना, बिल्कुल वो कहते हैं ना शताब्दी की स्पीड से। बाकी शताब्दी ट्रेन, ईयर वाली शताब्दी नहीं, 100 साल हो जाएंगे वरना तो, शताब्दी वाली ट्रेन। ठीक है, सो एंड अपना टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सी यू सून, बाय।